Hello everyone, I am Deepak Sreshwal. Welcome once again. हमारी 12th क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो हमारा क्या था। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन, SI यूनिट्स ऑफ चार्ज, इसका डायमेंशनल फार्मूला, फिर हमने लिया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इसका हमने एक न्यूमेरिकल स्लिप करा था और फिर लिए थे हमने वेज ऑफ चार्जिंग। ये हमने हमारा जो पहला लेक्चर था इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हमने ये चीज़ स्टडी करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ और उसका इन वेक्टर फॉर्म आल्सो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है उसके, और इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस कूलाम्स लॉ पे जितने भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं अपन ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कूलाम्स लॉ से। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ है जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। सिंपल सा मतलब है, मान लो कोई दो चार्ज ले लिया हमने, एक प्लस क्यू ले लिया, दूसरा भी हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू ले लिया। इनके बीच में मान लो आर डिस्टेंस है। तो कूलाम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो हम उसको इंटरेक्शन बोल देते हैं नॉर्मली। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन किसके लिए होगा, रिपल्सन किसके लिए होगा, हमने कल देखा था, हमने पढ़ा था सिर्फ इसी लेक्चर में। जो सेम चार्ज, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने ले लिया कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया, ये बोल देता हूँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब Q1, एक को Q1 ले लेता हूँ, एक को Q2 ले लेता हूँ, Q1 इंटू Q2, ठीक। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मैं दोनों को जब कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों कंबाइन करके एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यही होता है हमारा दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब वो हम आगे पढ़ेंगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, दो चार्जेस के बीच में हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो यहां तक देख लो पहले। अब इसमें जो हमने के लिया है, के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी यूनिट निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। यूनिट कैसे आएगी, देखो जरा यूनिट कैसे आएगी। यहाँ से इसकी के की यूनिट में निकालूंगा, ऊपर देखो यहाँ पे F बराबर के Q1 Q2 बाई आर। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्या होगी, कूलम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस। तो आया समझ, ठीक। अब ये जो लेते हैं हम, ये जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस, वैक्यूम बोल देते हैं। मतलब ये जो के होगा ना,
ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो दो चार्ज रखे हैं इनके बीच में जो मीडियम है, मान लेते हैं क्या है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो उसके लिए के की वैल्यू ये है। और कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसके लिए के की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दिया, वैक्यूम बोल दिया, एयर बोल दिया, हम इसमें एक ही कंसिडर करते हैं। वैसे तो एयर का थोड़ा सा अलग अलग होता है, लेकिन हमने एज्यूम करा है कि हम सेम मान के चलते हैं, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर का। तो ये होता है एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पर हमने माना है कि बीच में इन दोनों जो दो चार्ज हैं इनके बीच में मीडियम कौन सा, एयर है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो F क्या हो जाएगा, फोर्स क्या लगेगा दोनों के बीच में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये रफ कर देता हूँ, तो मैं अपने देख लिया था, थोड़ा ही ऊपर का रफ कर देते हैं। तो यहाँ से मैं अगर Fe को लिखूँ, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लूँगा। नोट क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस है, एयर है, और दो चार्जेस हैं Q1 और जितने डिस्टेंस पर है उसका स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है। फोर्स Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर, जो उस मीडियम में है उस मीडियम का 1/4, भाई ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है ना, बस क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना समझ में आया, ठीक है। और कुछ नहीं है, मैं बताएं अभी यहाँ पे पूरा बताएंगे कहाँ किस पे कहाँ फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ अपन देखेंगे अभी फिलहाल। तो अब हम थोड़ी एप्सिलॉन की बात कर लेते हैं। इसकी हम अगर हम वैल्यू निकालें, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो वही निकाल सकते हैं कैसे, तो के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹ 4 पाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो याद रख लेना, ये याद रखने की है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट भी आएगी, तो यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो F न्यूटन, हमको किसकी यूनिट चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसको एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, जिसकी चाहिए उसको अकेला कर दो सबसे, और बाकी सबको अकेला एक तरफ कर दो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई r²। न्यूटन 1/न्यूटन, 4 पाई की 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, कूलम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी यूनिट इसकी, कूलम स्क्वायर, देखो न्यूटन -1, कूलम स्क्वायर मीटर -2। समझ में आ गया भाई, इतना नॉर्मल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये होगी। देखो यहाँ पे हमने इसकी यूनिट भी देख ली एप्सिलॉन की, उसकी हमने वैल्यू भी देख ली। ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ठीक है। एयर के लिए फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए ये चीज़ तुमको याद रखनी है। अभी हमने क्या देख लिया, कूलम्स लॉ देख लिया। कूलम्स लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जितनी स्क्वायर होगा उनको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, क्या लगता है, के लगता है, और के होता है, तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर। हर मीडियम के लिए ये इसकी ये वाली वैल्यू अलग अलग होगी, वो हम थोड़ा इससे जस्ट इसके बाद एक टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, वो उसमें अपन उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी ये इतना समझ में आया। अब इसमें हम देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा, थोड़ा उसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ।
चलो मानते हैं एक है Q1 चार्ज, दूसरा है Q2 चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा, हमने निकाल लिया बाई कूलम्ब्स लॉ कितना, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और सिंपली और कुछ नहीं देखना है। अब दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, रेपल करेंगे। रेपल कैसे करेंगे, ऐसे, रेपल कैसे करेंगे, ऐसे, इससे फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। इस पे कहाँ लगेगा, रेपल कर रहे हैं बाहर। भाई फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पता है ना स्केलर वेक्टर, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो फोर्स किस पे लगा है, 1 वाले चार्ज पे, किसके कारण लगा, 2 के कारण, तो F12 डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 पे लगा, किसके कारण लगा, 1 के, समझ आ गया। फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 2 बाई 1, ओके, यहां तक क्लियर। अगर मैं दोनों को लिखूं, अगर मैं F12 लिखूं, ठीक है, तो F12 को मैं क्या लिखूंगा, अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं F21 लिखूं, ये मैं ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, वेक्टर होता है, वेक्टर देखो डायरेक्शन मैंने इसी में बता दी, ठीक है, डायरेक्शन मैंने इसी में बता दी कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर होगी। भाई इसको हम अपन चेक करेंगे, अभी अपन देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, लेकिन सिंपल अभी मैं ओनली इसका मैग्नीट्यूड लिख कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। दिख रहा होगा दोनों फोर्स एक जैसे, दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते, सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, तो दोनों पे क्या लगता है, सेम फोर्स लगता है, सिंपल। आगे समझ में, दोनों पे क्या लगेगा, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, F12 वेक्टर बराबर माइनस होगा F21 वेक्टर, सिंपल सी बात है, वेक्टर है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। दोनों में क्या रिलेशन है, अगर मैं दोनों का रिलेशन चेक करूँ तो दोनों में रिलेशन क्या है, ये इधर लग रहा है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो ये वेक्टर में इसका क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसको अपन वही प्रूव भी करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म थोड़ा बताऊँगा ना तो इसको प्रूव भी करेंगे। अभी तो ओनली ये इतना समझ में आया कि देखो मैग्नीट्यूड देखूंगा, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 40 न्यूटन, तो ये भी क्या होगा 40 न्यूटन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, सिंपल, ठीक है। ठीक, चलो यहाँ तक आ गया समझ में, क्या माइनस का फर्क हो गया, और ठीक है। अब चलो, अब तुमको दिखाता हूँ मैं इन वेक्टर फॉर्म में, बताता हूँ तुमको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको थोड़ा बता देता हूँ वेक्टर का, जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लो P पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है, P पॉइंट मान लिया, इसे कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 2,3, ये ओरिजिन है। भाई हमने कोई पॉइंट बताया, कोई पॉइंट, इसकी जो हमने लोकेशन बताई किसी के रेफरेंस में बताई ना, किसके रेफरेंस में बताई, ओरिजिन से x में 2 है और y में कितना है 3 है, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो लॉजिक ले लेता हूँ 2,4। ओरिजिन से 2 है और ओरिजिन से x में 2 है और y में कितना है 4 है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, OP हो जाएगा, OP वेक्टर, इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। भाई सिंपल सी बात है, किसी की कोई पोजीशन है तो वो किसके रेफरेंस में, उसके किसी एक मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में वो उसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है, वेक्टर में कितना है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2i कैप
x के लिए i प्लस 4j कैप। ठीक है, मान लो कोई ये P1 ले लिया, मान लो कोई दूसरा पॉइंट है ये P2 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये P2 है, तो इसको ले लिया मैंने, चलो 4,5 ले लेता हूँ, 4,5। तो मैं OP1 OP2 वेक्टर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 4i कैप प्लस 5j कैप, लिख लिया वेक्टर है। अब मुझे इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का। तो देखो ये डायरेक्शन भी हो सकती है अगर मैं P1 से P2 जाऊं, और ये डायरेक्शन भी हो सकती है, P1 से P2 जाऊं या P2 से P1 जाऊं। तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, देखो अगर मैं P1 2 जा रहा हूं, मतलब 1 से 2, तो केवल इतना याद रखो, 1 से 2 फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 4, इधर का क्या है 2, तो 4 माइनस 2 2 आई कैप। ठीक, 5 माइनस 4 ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझ लोगे फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इतना इसमें यूज होगा, 4 माइनस 2 5 माइनस 4 1j कैप, ये हो गया। ठीक, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 से कहाँ आ रहा हूँ 1 पे, तो P21 वेक्टर में। तो फाइनल माइनस इनिशियल पहले कहाँ आया, पहले कहाँ था 2 पे, आया कहाँ 1 पे, तो 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 1j कैप। जरा देखना यहाँ से, माइनस कॉमन ले लिया, 2i कैप प्लस 1j कैप। देखना जरा, माइनस P12 वेक्टर है कि नहीं भाई, सिंपल डायरेक्शन की ही तो बात है। डिस्टेंस तो उतनी है जितनी रहेगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो उतनी है। पहले मैं P12 ले रहा हूँ, P21 ले रहा हूँ, चेंज क्या, और ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो लग गया माइनस, और यहाँ से भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ये मैंने इसलिए बताया, अपन जब इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे फोर्स को, तो वहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो मान लो दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव ही ले लेते हैं अपन शुरुआत में, फिर अपन जब से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से और अपन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, हाँ अब वेक्टर फॉर्म में लेना है अपन को। ठीक है, दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस, में किसी बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होगा, ले लिया मैंने r, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है। मान लेता हूँ अगर ये, अब देखो ये Q1 जो चार्ज होगा किसी पोजीशन पर होगा, किसी पोजीशन पर होगा। यहाँ पे देखो मान लो ये Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, ये किसी पोजीशन पर होगा। मान लेता हूँ ये R1 पर है और ये R2 पर है, ये 1 है ये 2 है, तो R1 पर है ये R2 पर है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर Q1 वाले का, Q2 वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर। सिंपल, कोई दिक्कत। तो अब जब मैं इनके डिस्टेंस देखूंगा, मतलब जब मैं इनका फोर्स निकालूंगा मैं, पहले मैं इस पर निकाल रहा हूँ, किस पे निकालूंगा, इस वाले पे, तो इधर लगेगा, बाहर लगेगा कितना, F1/2। ठीक है, F1/2। हाँ, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इधर निकाल रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो 1 से 2 में जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, R12 वेक्टर। 1 से 2 में जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, तो 1 क्या लेंगे हम, यहाँ पे क्या ले, R1 से 2 पे गए, यहाँ पे R2 से 1 पे, तो क्या लेंगे मैं यहाँ पे, ये तो R हो गया, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आया देखो वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, एक थोड़ा सा तुमको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जिसमें यूज होगी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मान लो मैंने कोई मान लिया ए वेक्टर है, चलो ए यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो जब भी हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो आर वेक्टर है
उसका हमको ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके ओनली हमको मैग्नीट्यूड से, तो हम ऐसे लिख लेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, इसका जो अगर मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, देखो नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है? 1 आता है। मतलब इसका किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें, अगर हम मान लो अगर मैं या किसी को वेक्टर बनाना है, उसमें हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस उसके पास क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गया हमने। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो क्या होता है? 1। तो 1 से यूनिट से पता चल रहा है, यूनिट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो के Q1 Q2 अपॉन, मुझे क्या लेना है? डिस्टेंस। क्या लेना है मुझे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या लूँगा मैं? इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड या तो मैं ये ले लूँ, इसका मैग्नीट्यूड, चलो मैं अभी मैं कहाँ देख रहा हूँ? इस पर फोर्स देख रहा हूँ, मतलब 2 से 1 पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ 1 2, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? या R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमको ओनली किससे मतलब है? उसके मैग्नीट्यूड से। हमको ओनली किससे मतलब है? उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना? किससे मतलब हमको? उसके मैग्नीट्यूड से। अभी ये वेक्टर तो नहीं बना, वेक्टर नहीं बना, तो वेक्टर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? यूनिट वेक्टर का। किसके यूनिट वेक्टर का? यहाँ से हम यहाँ गए, तो क्या ले रहे हैं अपन? F12, यहाँ पे R12 के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, R12 के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई। तो इसको वेक्टर फॉर्म में, अब देखो अब क्या बन गए? अब ये वेक्टर बन गया। देखो F12 वेक्टर के Q1 Q2 R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ? R12 वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या बन गया? के Q1 Q2 R12 वेक्टर के का क्यूब और R12 वेक्टर। देखो बन गया वेक्टर फॉर्म में। ये चीज़ तो ये चीज़ क्या है कि Q1 स्केलर होता है भाई, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का क्यूब है, डिस्टेंस का क्यूब, इनके बीच में जो जैसे मान लो 5 है तो 5 का क्यूब, 10 है तो 10 का क्यूब, वो चीज़। और ये क्या हो गया? वेक्टर R12। क्या लिया था मैंने? F12 लिया, तो मैं क्या ले लूँगा? R12। 2 1 लूँगा तो 2 1 आ जाएगा। ठीक है, या समझ में देखो F12 निकाल लिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब अगर मैं F21 निकालूँ, ये क्या था? F12 था, अब निकाल रहा हूँ मैं F21, फोर्स ऑन 2/1। तो F21 वेक्टर में के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस है, वेक्टर R21 ले लो, R12 ले लो, हमको तो उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, और मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, तो हम कहाँ गए? मैं F21 ले रहा हूँ, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट वेक्टर। मैं बोला ना, वेक्टर बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम? यूनिट वेक्टर का। और F फोर्स जो क्या है वो वेक्टर है, तो ये चीज़ तो इसलिए हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? R21, क्योंकि हम 2 1 देख रहे हैं ना, 2 1, तो डिस्टेंस पे कौन सी लेंगे हम? R21। ठीक, तो F21 वेक्टर के Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही सेम बिल्कुल। तो यहाँ से F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब और R21 वेक्टर। देखो बन गया वेक्टर फॉर्म में, बन गया वेक्टर फॉर्म में। अब ज़रा दोनों को कंपेयर करो, यहाँ से ये इक्वल है, दोनों को कंपेयर करो। ये चीज़ तो देखो दोनों में कॉमन है के Q1 Q2, और ये जो है ये इनके बीच की डिस्टेंस का क्यूब है,
मतलब डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का क्यूब है। मान लो अगर 5 है तो 5 का क्यूब, इधर भी 5 आएगा। तो ये चीज़ तो दोनों में सेम है। अंतर क्या आ रहा है, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर। अगर मैं इसको ओपन करूँ, अगर मैं F12 देख रहा हूँ पहले, ठीक है, F12 वेक्टर, ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये वाली, ये चीज़ तो दोनों में सेम है, अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करा हमने यहाँ से, ये दोनों तो सेम है, K Q1 Q2 और R12 का क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँ, अगर मैं लिखूँ F12 लिख रहा हूँ मैं, F12 क्या लिखूँगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब का मैग्नीट्यूड, मतलब ये सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का क्यूब है ये, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा में क्या है, R12 वेक्टर, तो उसको मैं क्या ले सकता हूँ, R12 फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1, ये चीज़ तो सेम है, इसको मैं ना दोनों में सेम है, तो उसको मैंने मान लिया, इसको मान लेता हूँ मैं F मान लेता हूँ, ओनली F नहीं, इसको मैं M ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सेम है तो बार बार लिखूँगा, इससे बढ़िया M R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अगर अब मैं F21 वेक्टर लिया, ये रहा 21 वेक्टर, तो देखो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, सेम है ये तो, ठीक है। तो मैंने उसको M ले लिया और एक्स्ट्रा में क्या है, 21 वेक्टर, 21 फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 2, तो M R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको मैं, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर निकालूँ तो क्या बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और ये चीज़ क्या है, क्या है, F12, क्या लिखा, माइनस ऑफ F12 वेक्टर। देखो क्या आ गया, F21 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F12 वेक्टर। समझ में आया, तो अच्छे समझ में, देखो आ गया है सारा समझ में। माइनस आया हो कि डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों फोर्स सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, इसलिए क्या आ गया, माइनस आ गया। सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो बीच की डिस्टेंस है ऐसे लूँगा तो R12 हो जाएगा, ये R21 हो जाएगा। 1 2 निकालने के लिए 1 2 निकाले तो R12 यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे अपन, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये बचेगा। 21 लेंगे तो R21 वेक्टर कर दो, ठीक, ऐसे करेंगे हो जाएगा, सिंपल। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले एक कुछ चीज़ है, देख लेना इसमें यहाँ तक, ठीक है। एक ये थोड़ी हम सिमिलैरिटी देखते हैं, अपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, Fg, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था कि नहीं था। दो मास, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, ठीक है। जरा इसको कंपेयर करो, यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक देखूँ, यहाँ पे Q1 Q2 लिया, R है, क्या है, Fe, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं सेम। बस Q1 की जगह पे क्या हो गया, मास की जगह पे चार्ज आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक तो ये हो गया, थोड़ी सिमिलैरिटी देख रहे हैं इसमें। सिमिलैरिटी सबसे पहले तो क्या है, दोनों के दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्या होता है, यहाँ देखो, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मतलब F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, एक चार्ज यहाँ पर है तो दोनों के बीच में फोर्स दूर कर दूंगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर लो। बस यही चीज़ है, इसी को बोलते हैं हम इन्वर्स स्क्वायर लो। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है तो रेपल। मतलब ये जो होगा ये अट्रैक्शन भी है फोर्स और रिपल्सन भी है। बट
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, क्या करता है, खींचता है। तो क्या हो गया, अट्रैक्शन। क्या हो गया, अट्रैक्शन। ठीक है, ये होगी डिसिमिलैरिटी हो गई है। ये क्या हो गई, ये तो डिसिमिलर, इसमें अट्रैक्शन भी है रिपल्सन, लेकिन इसमें क्या है, ओनली अट्रैक्शन है। और दोनों के दोनों फोर्स जो लगते हैं, जो लाइन तुम ज्वाइन करी है, जैसे Q1 Q2 लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इसी के अलोंग लगेंगे। फोर्स का लगता है F1 इधर लग रहा है, तो मतलब ये जो लाइन है इसी के अलोंग, ये जो लाइन है इसी के, ऐसे नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा इसमें, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर, जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस उसी के अलोंग लगेगा, तो उससे दूर रिपल्सन, अट्रैक्शन तो अंदर। ठीक, ऐसे इसमें होता है M1 M2 लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस उसी के अलोंग, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, बट इसमें रिपल्सन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन क्या हो गया, हमेशा अट्रैक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी सिमिलैरिटी हो गई, ये क्या हो गई, हमारी सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, दूसरा, अगर मैं ये बताऊं कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, तो याद रखना हमेशा कौन सा फोर्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। ठीक है यार, तुम इसको ऐसे ही अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब को हम अपने बालों में रब करके उनको पेपर के पीसेस को तुम करेंगे तो उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। मतलब अगर वो नीचे पड़े हैं, मान लो मेरे हाथ पे है, मैंने कॉम्ब करा, चेक करा, तो वो दोनों, वो सारे जो पेपर के पीसेस हैं वो उस पर कॉम्ब पे चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे खींच रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स जब अट्रैक्ट करेंगे तो उन पर चार्ज आ जाएगा, तो क्यों हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, कूलम्ब्स हो, मतलब उस पर जो ग्रेविटी जिन उन पेपर पीसेस को जो नीचे खींच रही है, उससे ज़्यादा फोर्स से वो कौन खींच लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब वही है, ये थोड़ा सा ये हमारा डेली लाइफ में हमको पता चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहले सिमिलैरिटी, अगर हम सिमिलैरिटी देखें, देखो ये तो मैंने था समझाने का, जो समझा दिया है। पहली बात, सिमिलैरिटी अगर हम लिखेंगे पहले कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, फोर्स ऑलवेज एक्ट line joining the सेंटर्स। और सेंटर्स में मास की बात होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की बात होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्शन। तो क्या हो गया हमारा, डिसिमिलैरिटी होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ आई समझ में। तो ये चीज़ हमारा जो हुआ है पूरा कूलम्ब्स लॉ हो गया। हमने देख लिया दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। और यूनिट निकालना मैंने तुमको उसको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखना, तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, जैसे एक 1 है दूसरा 2 है, F12 ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके R12 यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मैंने बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म का ये सारा क्लियर हो गया है इसका। सो अब हमारा यहाँ तक हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस कंप्लीट है, वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया है सारा कंप्लीट। अब इसमें दो टॉपिक रह गए हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। तो वो हम अगले उसमें देख लेंगे लेक्चर में। और उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं, इसके कूलम्ब्स लॉ के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, फोर्स चार्जेस के जितने न्यूमेरिकल्स हैं,
और इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाकी सफिशिएंट है, न्यूमेरिकल्स भी सारे सफिशिएंट है, जो नोट्स हैं जो मैं बनवा रहा हूँ वो बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।